डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अधीरा है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मशहूर अपनी आदत के कारण हूँ। मुझे बहस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। गलत मत सोचिए, ऐसे ही मैं किसी अनजाने इंसान से बहस नहीं करने लगता। ना ही मैं छोटी मोटी बात के लिए बहस करता हूँ, बल्कि मुझे बहस करना पसंद है किसी खास निष्कर्ष के लिए। जैसे अपनी क्लास में जब स्टूडेंट्स मुझसे कुछ सवाल करते हैं कि यह सच नहीं हो सकता, तो मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं कि यही सच है, इसे साबित किया जा चुका है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप भगवान पर यकीन करते हैं या नहीं। मैं उन्हें साफ कह देता हूं, अगर तुम साबित कर सकते हो, तुम्हारे पास सबूत हैं, तो मैं हर चीज मानने को तैयार हूं। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मैं यकीन नहीं करूंगा। सबूत लेकर आओ। इस तरह कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बहस करने लगते हैं कि आस्था के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं उनसे पूछता हूं, आखिर आस्था कहां से आई? आस्था के लिए कुछ चीज तो चाहिए ना। कहीं पढ़ लिया उसे सच कैसे मान सकते हो? अगर तुमने उसका आभास ही नहीं किया तो तुम यकीन कैसे कर सकते हो? ऐसे तो मैं भी कह दूंगा, मैं अधीरा नहीं हूं, मैं कोई और हूं। क्या तुम यकीन करोगे? बस आस्था लगा लो मुझ पर। इस तरह छोटी छोटी बात के लिए मैं बहस करता हूं। अगर मुझे पता है कि मैं सही हूं, बहस करने में मुझे कोई हर्ज महसूस नहीं होता। जबकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात के लिए बहस करते हैं कि हमारी इस दुनिया में कई सारे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। आपका उस पर क्या विचार है? मैं उन्हें साफ साफ कह देता हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाकर सबूत ढूंढना असंभव के समान होता है। मान लो 100 साल पहले एक आदमी गायब हो गया था। अगर हमें उसका शरीर ही नहीं मिला, वो गायब होकर कहां चला गया, हम कयास लगा सकते हैं। शायद उसे एलियन उठा कर ले गए, या भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, अपने पास बिठाया हुआ है, सेब खिला रहा है। कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है उस दिन वो वहां से किसी और देश में भाग गया हो और अब तक जिंदा हो, बल्कि लगभग 150 सालों का होकर भी वो जिंदा हो और आराम से जिंदगी बिता रहा हो। रहस्य तब तक रहस्य होता है जब तक उसे सुलझाया नहीं जाता। मेरे कई साथी प्रोफेसर जब मुझसे बहस करने लगते हैं, मैं आसानी से उन्हें हरा देता हूं, क्योंकि मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं। बेवजह मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता। अगर किसी चीज के बारे में मुझे पता ना हो तो मैं चुप ही रहता हूं। मैं साफ कह देता हूं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। हो सकता है यह सच हो सकता है यह झूठ हो। अगर कोई चीज मुझे सामने से नजर आएगी फिर मैं मान लूंगा। इसी तरह से कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स जो मुझे चैलेंज देते रहते हैं, सर अगर आपको भगवान पर यकीन नहीं है तो भूतों पर भी यकीन नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं देख नहीं लेता मैं भूतों पर यकीन नहीं करूंगा। वैसे मैं ऐसी कई जगहों पर जा चुका हूं जहां माना जाता है कि भूत प्रेत है। मैंने तो कभी नहीं देखे। मैं तो रात के वक्त भी वहां पर गया था, देख ही नहीं पाया। इसी तरह कई स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसी जगह पर जाने के लिए कहा जहां भूतों का वास है। एक ऐसा ही भूत बंगला जहां पर लोगों का मानना है कि रात को आवाजें आती हैं, टक टक की ये आवाजें भूत करते हैं, और उस भूत बंगले में रहने वाले लोग भी उसे छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उनसे साफ कह दिया था, अगर मैं वहां पर जाकर आऊं तो मेरा यकीन करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल यकीन करेंगे। मैंने उनको कहा तुम यकीन कैसे करोगे? मैं कह दूंगा भूत नहीं है, मुझे नजर नहीं आया, तुम्हें पता कैसे चलेगा? इस तरह मैंने उन्हें फंसाया और कहा तुम में से एक दो को तो मेरे साथ चलना ही होगा ना। लेकिन वो भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा उस भूत बंगले से आगे कुछ घर बने हुए हैं, हम वहां पर रुकेंगे, दूर से दूरबीन से देखते रहेंगे आप उस भूत बंगले में जाते हैं या नहीं। इस तरह उन स्टूडेंट्स ने मुझे फंसा दिया था। अगर मैं वहां जाने से मना करता तो यह साबित हो जाता मैं भूतों से डरता हूं। एक ऐसी चीज से डरना जो मौजूद है या नहीं।
मैं कैसे डर सकता था। पूरी रात मैंने उस भूत बंगले में बिताई थी। सुबह के वक्त आगे वाले दरवाजे खोलकर मैंने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, मैंने तो रहस्य ही सुलझा दिया, भूत पकड़ लिया है मैंने। वो सवाल कर रहे थे, भूत कहाँ पर है। उस दिन उस घर की एक दीवार से आ रही वो आवाज़ों को मैंने साबित करके दिखाया था कि ये घर के भूत ये हैं। वो दीवारों के पीछे से पानी की पाइप निकलती थी और रात के वक्त बिल्कुल शांति होने के कारण वो टप टप की आवाज़ें वो बंगले में गूंजने लगती थी। ऐसा लगता था कोई चल रहा हो। मैंने वो सच ढूंढ निकाला था। इससे मैंने साबित कर दिया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, इस घर में भूत नहीं है, बाकी जगहों पर तो भूत होते ही है ना। अगर लोग कहते हैं कि भूत किसी न किसी घर में है, माना कि एक तो घर में नहीं निकला, बाकियों में तो होगा ना। मैंने कहा, अगर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बाकियों को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान होता होगा ना। इस तरह वो मुझे आगे भी कई चैलेंज देते ही रहे। मुझे औजा बोर्ड दिया गया, कई और शापित चीज़ें दी गई कि इससे मुझे भूत नज़र आएगा। आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे भूत नज़र नहीं आया। कुछ लोगों ने मुझे उस समय ताने मारे थे जब मेरे पिता की मौत पिछले महीने हो गई थी। मैं अपने पिता की मौत पर काफ़ी ज़्यादा मायूस था। प्यार बहुत किया करता था अपने पिता से, लेकिन पिछले 6 महीने से वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्हें खोने का गम मुझे बहुत ज़्यादा था। भले ही वो पलंग पर लेटे रहते थे, लेकिन उनसे बात करके दिल को सुकून मिला करता था। उनकी मौत पर मुझे कई लोगों ने ताने मारे थे, तुम तो यकीन नहीं करते, तुम्हारे पिता मर गए, इसका मतलब दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। मैंने कहा, इसका कोई सबूत नहीं है कि अगला जन्म होता है या नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। उनका कहना था कि तुम ज़्यादा दुखी नहीं हो, तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं, ज़्यादा रो क्यों नहीं रहे। मैंने कहा, रोने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बाकी दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। अपने पिता को खो दिया है मैंने, लेकिन मैं जानता हूँ ये अगला जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। एक बार शरीर खत्म हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जब मैं 1 हफ्ते बाद कॉलेज गया था, कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किया करते थे, बिल्कुल मेरे जैसे थे और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। वो मुझसे बहस करते, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते, लेकिन अपनी तरफ से सबूत उन्होंने जुटाए होते जिन्हें मैं झुटला देता, गलत साबित कर देता। इस बार 1 हफ्ते बाद जब मैं कॉलेज गया था, उन्होंने बिल्कुल सवाल पूछने बंद ही कर दिए थे। पूरा दिन मैं इंतज़ार करता ही रहा। वो मुझसे कोई ना कोई सवाल करेंगे। धरती गोल क्यों है? दूर अंतरिक्ष में जो तारे नजर आते हैं ज़्यादा चमचमाते क्यों हैं? उसके पीछे एलियन है या नहीं? ऐसे सवाल वो हर वक्त पूछा करते थे। पूरा दिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। शाम के वक्त मैंने उन्हें कह दिया, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उदास लगते हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या मुझे पूरी तरह से सच्चा मान लिया है? उन्होंने कहा, सर आपके पिता की मौत हुई है, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। मैंने उन्हें कहा, मैं मायूस ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गम में डूबा ही रहूँगा। मेरे पिता कहा करते थे, अपनी ज़िंदगी को दिल से जीना चाहिए। अगर कोई आपसे दूर चला जाता है तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। भले ही कुछ उदासी मन में रहनी चाहिए, यादें ताज़ा रहनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो दूर जा चुका है वो हमेशा के लिए जा चुका है। शरीर खत्म हो जाता है तो इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता, वो कहीं और है। वो मुझे कह रहे थे, सर अब तो मान लीजिए, एक आस मन में जगी रहती है, आत्मा होती है, और आपके पिता भी कहीं ना कहीं पर ज़रूर होंगे, दूसरी दुनिया में होंगे, या शायद किसी बच्चे के रूप में जन्म ले चुके होंगे। इससे आपके अंदर उम्मीद नहीं जागती? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी उम्मीद का क्या करूँगा जो झूठ के उन पुलिंदों पर बनी हो जिसे सच साबित किया ही नहीं जा सकता। इस तरह इसके बाद भी वो स्टूडेंट्स मुझे और भी ज़्यादा ताने मार रहे थे। मेरे साथ बहस तो करते, लेकिन बार बार मेरे पिता की बात आ जाती तो मैं थोड़ा गुस्सा करने लगा था। लगभग 1 महीने बाद मुझे एक स्टूडेंट ने एक ऐसी बहस में फंसा दिया जिसमें मैं फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहस मैं पहले भी कर चुका था। भूतों के बारे में, रहस्यमय चीज़ों के बारे में जो धरती पर मौजूद हैं, कहीं और चली जाती हैं। उसने कहा, सर आपने वो गाँव की बात नहीं सुनी जो पश्चिम बंगाल में मौजूद है? कहते हैं वो गांव के जितने लोग हैं ना,
सारे के सारे गायब हो गए थे। लगभग 150 लोग रातों रात गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। पुलिस ने, आर्मी ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब वो गांव पूरी तरह से वीरान है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग जो वहां से बचे थे, उनका मानना है बस नंबर 13 जो रात के 1:30 बजे वहां से गुजरती है, उस पर सवारी करने वाला दोबारा वापस नहीं आता और वो बस किसी बस स्टैंड पर नहीं जाती। वहां उस गांव से निकलने के बाद उसे कभी देखा नहीं जाता, लेकिन रात के 1:30 बजे वहां पर वो आती जरूर है। पुलिस वालों ने खुद देखा है। वो भूतिया बस है जिस पर चढ़ने वाले के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। मैंने उनको साफ कह दिया, अरे जब भूत ही नहीं होते तो ऐसी बस कैसे हो सकती है। ये मैं मान सकता हूं कि कोई बस वहां पर 1:30 बजे चलती होगी, लेकिन रहस्य में बस ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। उन्होंने कहा, नहीं सर, वहां पर जाकर दिखाइए और हम आपके साथ नहीं आने वाले। आपको हम पुलिस रिपोर्ट दिखा देंगे, उसमें साफ लिखा गया है 1:30 बजे एक बस तो आती है जिसके बारे में पता लगाया नहीं जाता। उसका पीछा किया गया लेकिन वो गायब हो जाती है, धुंध में गायब हो जाती है। आती हर बार है। उसमें बैठे लोग भी बड़े अजीब हैं। कहते हैं वो मुर्दे हैं। बस कहाँ जाती है, क्या होता है बस के साथ? सर, इस रहस्य को सुलझाइए, बताइए, आप वहां जाएंगे या डर गए आप? मैंने कहा, मैं डरने वाला नहीं। पहले भी बहुत चैलेंज मिले हैं मुझे, भूतों के बारे में, पिशाचों के बारे में, श्राप, श्रापित चीजें। मैं हर चीज का रहस्य सुलझा चुका हूं। जो छिपे हुए लोग इस चीज को फेमस करने के लिए लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, उनका इलाज भी मेरे पास होता है। मैं उस बस के बारे में भी पता लगाऊंगा। छुट्टियां आने वाली है ना, छुट्टियों में वहां पर घूम कर आऊंगा। ऐसी जगहों पर घूमना मुझे वैसे भी पसंद था। अब उन स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था तो वहां जाकर दिल तो मेरा लग ही जाएगा। 4 दिनों बाद जब छुट्टियां शुरू हुई, सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल की तरफ निकला था। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे स्टूडेंट्स के, सर वहां जाकर तस्वीर खींचकर जरूर लेकर आइएगा। हमें साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को सच्चा साबित जरूर कर दीजिएगा। मैं जब वो शहर में पहुंचा था, वहां से मैं गांव की जानकारी पाना चाहता था, लेकिन वो बस स्टैंड पर जब मैंने उस गांव के बारे में ज्यादातर लोगों से पूछने की कोशिश की, वहां वो कहानी बहुत ज्यादा फेमस थी। उस गांव की तरफ कोई नहीं जाता, कोई बस, कोई ऑटो, कुछ वहां पर नहीं जाता। सब लोग डरते हैं कि वो बस आएगी, आपको उठाकर लेकर जाएगी, फिर कहीं दूसरी दुनिया में ही ले जाएंगे। वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग वहां से वापस आ पाते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा। बहस मुझे पसंद थी, लेकिन आप सैकड़ों लोगों से अलग अलग बहस नहीं कर सकते। कितने समय तक बहस करेंगे? 1 घंटा ये बहस करने के बाद मैं समझ गया। मैंने उनके सामने मान लिया, ठीक है, यह सब होता है, लेकिन मैं उस गांव तक कैसे जाऊंगा? मुझे ये बताइए। मेरे पास सारा सामान मौजूद है, मैं वहां घूमना फिरना चाहता हूं। मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पता लगा था न बस जाती है न ऑटो जाता है, लेकिन अगर मैं कोई किराए पर बाइक ले लूं तो वहां पर आसानी से जा सकता हूं। बाइक वाला ढूंढने के लिए मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा। ज्यादा रुपए देने पड़े, लेकिन वो नई बाइक मुझे मिल गई थी जिसमें कोई खराबी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था रास्ते में बाइक खराब हो जाए और मैं एक ऐसे गांव में फंस जाऊं जहां पर कोई रहता ही नहीं है। बाइक पर वो बड़ा सा बैग पीछे कंधे पर टांग कर मैंने बाइक चलानी शुरू की थी। लगभग 37 किलोमीटर का सफर मुझे तय करना था। जैसे जैसे उस सड़क पर आगे मैं बढ़ता जा रहा था, मुझे पता लगने लगा था कई जगह तक तो गांव बने हुए थे जहां लोग जा रहे थे, लेकिन आखिरी वाले वो 15 किलोमीटर, वहां आगे जाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। सड़क टूटी हुई थी, कई जगह पत्थर गिरे हुए थे, कई जगह तो पेड़ गिरे हुए थे। कभी यहां आंधी आई होगी, सड़क पर पेड़ गिर चुके थे जिसे हटाया तक नहीं गया। मुझे पता था यह सड़क बस उस गांव तक जाती है, उससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आगे कुछ टूटे फूटे इलाके हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो आगे सड़क नहीं जाती। लेकिन गांव में क्या कोई नहीं जाता? आसपास और कोई गांव भी नहीं बना। मैं बाइक से बड़ी मुश्किल से निकला था। 37 किलोमीटर का सफर तय करके वक्त दोपहर के 3 बजे का होगा। मैं जब उस गांव में पहुंचा था ना,
वो घरों को देखकर ही ऐसा लग रहा था बड़े पुराने जमाने के घर हैं। उन्हें देखकर तो कोई भी डर जाएगा। यकीनन इसीलिए कहानियां इससे जुड़ी हुई होंगी। ये गांव काफी समय पहले ही जैसे छोड़कर लोग चले गए होंगे और बाद में ऐसे खाली गांव को देखकर लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, पूरा सच का पता लगाऊंगा। कैमरा मेरे हाथ में था। सबसे पहले मैंने गांव की तस्वीरें खींची। अपने साथ मैंने टाइमर पर लगाकर भी कुछ तस्वीरें खींची थी ताकि स्टूडेंट्स को यकीन दिला पाऊं कि मैं उस गांव तक गया था। वहां खड़े होकर कई तस्वीरें खींचकर जब मैं उस गांव के अंदर वाले इलाके में पहुंचा था, वहां कुछ कुएं बने हुए थे। कई जगह जैसे जलने के निशान थे। कई जगह सामान ऐसे गिरा हुआ था जैसे घरों से सामान लूटपाट की गई हो। उसके बाद एक घर को मैंने चुन लिया। साफ सुथरा सा घर था। दरवाजा मौजूद नहीं था, लेकिन दरवाजे की जगह मैं कुछ न कुछ लगा सकता था। रात को रुकना यहाँ ठीक ठाक होगा। वो घर भी उस सड़क के बहुत ज्यादा करीब था जहां बस स्टॉप बना हुआ था। 1:30 बजे देखनी है कौन सी बस आती है। घड़ी मैंने वहां पर लगा दी थी जिसका टाइम चेंज नहीं किया जा सकता। मैं तस्वीर खींचूंगा 1:30 बजे अपनी कलाई के साथ और वो सड़क के साथ। कौन सी बस वहां पर आती है मैं भी देखना चाहूंगा। मैं शाम के वक्त खाना खाकर उस घर के अंदर ही था। लाइट का कोई इंतजाम नहीं था। कुछ घरों में सोलर पैनल जरूर लगे थे, लेकिन टूटे फूटे और तारें भी खराब हो चुकी थी। बस उस घर में कुछ मोमबत्तियां जलाकर मैं रोशनी किए हुए था। बाकी वो सड़क के पास तो चांद की रोशनी पड़ ही रही थी। वक्त 1 बजे का हो गया और आधा घंटा बाकी था। भले ही मैं उस सड़क पर वो बस से जरा भी डरने वाला नहीं था, लेकिन आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद जरूर थी। मुझे नींद से लड़ना पड़ रहा था। भूतों से लड़ने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। जो मौजूद ही नहीं उनसे क्या लड़ना। मैं अपने साथ एक रिवॉल्वर भी लेकर आया था, क्योंकि हो सकता है यहां पर 1:30 बजे 13 नंबर वाली बस आती हो, लेकिन उस बस को चलाने वाले चोर लुटेरे हों। कहीं मैं उस बस में चढ़ जाऊं और मेरे साथ लूटपाट हो और मुझे मारने की कोशिश हो, जैसा कि बाकी लोगों के साथ हुआ हो। हो सकता है कहानी में कुछ सच भी हो। इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ 1:30 बजे घर से बाहर की तरफ देख रहा था। मुझे लगा बाहर चलकर जाना चाहिए। आगे कुछ बड़ा बना हुआ है, कोई जानवर बस पास ना आ जाए। रिवॉल्वर मैं बिल्कुल तैयार ही रखूंगा। हाथ में बड़ी सी छड़ी लेकर सड़क के मैं बहुत ज्यादा करीब था। मैंने टॉर्च जलाई और घड़ी में देखा 1:30 बज चुके थे। तस्वीर खींची मैंने। अब स्टूडेंट्स को बताऊंगा 1:30 बजे मैं उस जगह पर खड़ा था जहां बस की कहानियां सुनाई जाती हैं। बस तो आई ही नहीं। अभी पूरे 1:30 बजे थे। सेकेंड्स आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक मैंने देखा वो घुमावदार मोड़ से जैसे हेडलैम्प्स वो रोशनी आगे पड़ने लगी थी। एक बस वहां आकर रुकी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जो ड्राइवर था उसने काले रंग के भद्दे गंदे से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जो कंडक्टर था उसने अपना मुंह ढांक रखा था जैसे काले रंग का चोला पहन रखा हो। वो हाथ देकर कह रहा था, चढ़ना है तो चढ़ जाओ, जल्दी करो। मैं बिना सोचे छलांग लगाकर उस बस पर चढ़ गया। मैंने तो सोचा था ये बस आती ही नहीं होगी, इस तरफ तो कोई बस नहीं आती, सभी ने यही तो कहा था। लेकिन ये 13 नंबर वाली बस बहुत ज्यादा अजीब सी थी। काले रंग के वो टायरों के बीच बहुत सारी कीलें चिपकाई गई थी। डरावनी बस बनाई गई थी। बाहर 13 नंबर लिखा गया था, जबकि इसका पेंट भी बिल्कुल छिला हुआ था। जो कांच की खिड़कियां थी ना, वो कांच भी बीच बीच में टूटा हुआ, और आगे ड्राइवर वाली साइड जो बड़ा कांच होता है वो भी टूटा हुआ था। मैं बस पर चढ़ तो गया था, लेकिन मैं इधर उधर देख रहा। इस बस पर और कोई मौजूद नहीं था। काला चोला पहने एक कंडक्टर और काला चोला पहने ही एक ड्राइवर, दोनों का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। लेकिन मुझे लगा ये कोई प्रैंक भी हो सकता है। मेरे स्टूडेंट्स ने कोई प्रैंक तो नहीं किया। अगर सच में यह दोनों मेरे स्टूडेंट्स निकले ना, इन्होंने बड़ी बुरी तरह से फंसाया होगा। हो सकता है, कोई बात नहीं। मैंने उस कंडक्टर के पास जाकर कहा, यह बस कहाँ जाती है, मुझे टिकट लेनी है। उसने बस उंगली से इशारा कर दिया, आगे जाकर बैठ जाओ।
जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, हल्की सी आवाज में उसने कहा, तुम इस बस पर क्यों चढ़े हो? तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा सफर ये सही नहीं है। तुम्हें सही समय पर बस से उतर जाना चाहिए। मैंने कंडक्टर की तरफ इशारा करके कहा, यह बस जहां भी जाती है मुझे वहां पर जाना है। देखना चाहता हूं आखिर यह बस कहां जाती है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुपचाप उंगली से इशारा करके मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। मैंने अपनी कमर पर बंधी वो रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली थी। ऐसा ना हो पीछे से वो कंडक्टर मुझ पर हमला कर दे। लेकिन जैसे ही वो बस चलने लगी थी, मेरा ज्यादा ध्यान तो कंडक्टर की तरफ था, पीछे से मुझ पर वो हमला ना करे। चलकर मेरे करीब से निकला था वो। मेरे करीब से निकलते निकलते उसने कहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा। वो उस ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया था। अब पीछे कोई मौजूद नहीं था और मेरा डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। वो बस पीछे की तरफ नहीं घूमी थी, आगे की तरफ जाने लगी थी। सड़क इतनी ज्यादा टूटी हुई थी कि वो बस भी पूरी तरह से हिचकोले ले रही थी। ऐसा लग रहा था अभी किसी खड्डे में टायर जाएगा और पूरी की पूरी बस पलट जाएगी। बस एक मोड़ से मुड़ी और आगे मुझे जैसे सड़क नजर नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा धुंध सी चारों तरफ घिरी हुई। मैंने देखा वो बस ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। आसपास के जो पेड़ थे ना, उन पर जैसे लाल रंग की लालटेन टंगी हो। बार बार ऐसी लालटेन कभी थोड़ी ऊपर कभी थोड़ी नीचे। कैसी जगह पर यह बस जा रही थी? वो गांव से आगे मुझे चलकर देखना चाहिए था। यह बड़ी रूहानी सी जगह बनाई हुई है मुझे डराने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा बजट भी नहीं है। ये वो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये प्रैंक नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मुझे उस कंडक्टर से पूछना चाहिए। वो कंडक्टर आगे बैठा हुआ था, मैं काफी पीछे, कह सकते हैं कि सबसे पिछली सीट से 2 सीट आगे। उसके बाद मैंने जब आगे बढ़कर उस कंडक्टर से पूछने की कोशिश ही की थी, अभी मैं अपनी सीट से उठा ही था, वो बस बहुत ज्यादा धीमी हुई। ऐसा लगा जैसे रुक रही हो। मैं एक झटके से दोबारा सीट पर बैठ गया। बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था। ऐसा ना हो यहां आसपास कुछ लोग हों। मेरा शक बिल्कुल सही था। वहां 2 लोग एक पेड़ के पीछे से निकले, बिल्कुल काले रंग के चोले पहने हुए, लेकिन उन्होंने किसी और को पकड़ रखा था। कोई ऐसा जिसके कपड़े मुझे फटे फटे से नजर आ रहे। जल्दी से वो बस पर चढ़े, लेकिन वो दोनों लोग उसे घसीट कर बस पर चढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो उसे किडनैप कर रहे हो। उसे खींचकर वो आगे वाली वो सीट पर ले गए। वो चीखे मार रहा था, लेकिन वो दोनों उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। मैं उसे अच्छी तरह से देख नहीं पाया, जबकि काले चोले वाले तो ये चेहरे ढके हुए ही हैं। मुझे अब अपनी रिवॉल्वर को तैयार करने का पूरा समय मिला था। मैं रिवॉल्वर हाथ में पकड़कर मुझे शायद उस लड़के को बचाना चाहिए। वो आवाज़ एक लड़के जैसी ही थी और ये दोनों उसे ऐसे जकड़े हुए वो बचाओ बचाओ कहे जा रहा था। जैसे ही मैं उठकर थोड़ा आगे बढ़ने लगा, मैंने देखा आगे से कंडक्टर बड़ी तेजी से चलता हुआ उनके पास से गुजरकर मेरे करीब आया और हाथ आगे करके कहने लगा, देखो ये उनका मसला है, तुम आगे मत जाओ, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, सही समय पर उतरने का समय मिलेगा। मैंने कहा वो तो सही है, लेकिन वो क्या है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती की नहीं जा सकती। उसे किडनैप कर रहे हैं। कौन है ये? वो कंडक्टर मुझे कहने लगा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। देखो उनसे उलझो मत, वो सही लोग नहीं हैं। मैंने जल्दी से वो रिवॉल्वर निकाली और उस कंडक्टर के सर की तरफ तान दी और मैं उसे कहने लगा, देखो मेरे पास रिवॉल्वर है, ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ। यहाँ इस बस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन ये वाली तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यार। किसी को किडनैप करके तुम ले जा नहीं सकते। वो पीछे हटने लगा, लेकिन मुझे बार बार कहे जा रहा था, देखो ये गलती मत करो, गोली मत चलाना। अगर तुमने गोली चलाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, यहाँ तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी ये धमकी थी, चेतावनी थी, या वो सिर्फ मुझे जानकारी देना चाहता था? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे चौकन्ना कर दिया था। ये काले चोले वाले क्या हैं? जैसे ही मैं वो सीट पर गया जहां उसे पकड़ा जा रहा था, वो बचाओ बचाओ कह रहा, मेरे होश उड़ गए उस लड़के को देखकर। वो लड़का कैसा था?
जिंदा था या नहीं? उसकी हड्डियां निकली हुई थी, चेहरा आधा गला हुआ था, एक आंख मौजूद थी, एक आंख मौजूद नहीं। उसकी पसलियां मुझे साफ नजर आ रही, फटे हुए कुछ कपड़े थे। वो जिंदा ही नहीं था। जैसे कहानियों में भूत दिखाए जाते हैं, कंकाल वाला भूत। और वो दोनों काले चोले वाले उसे जकड़े हुए, पकड़े हुए, वहां पर बांधे हुए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो कंडक्टर ने मुझे थोड़ा पीछे करके कहा, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस मसले में मत पड़ो, मुसीबत मोल मत लो, चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। वो कंडक्टर ने मुझे समझाया और मैं इस बार समझ गया था, ये गड़बड़ है। जब आपको कोई ऐसी चीज नजर आए जो आपकी सोच बदल दे, शरीर ठंडा फिर जाता है, हरकत होनी बिल्कुल बंद हो जाती है। मैं भी पूरी तरह से ठंडा फिर गया था, अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ गया। पहले मुझे लगा था उसे किडनैप किया जा रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा था वो कोई भूत है और ये काले चोले वाले यकीनन ऐसे कोई भूत वूत पकड़ने वाले हैं, उसे पकड़ा हुआ है। ये तो ठीक ही होगा, आखिर ऐसा इंसान जिंदा हो ही नहीं सकता। हड्डियां हिल रही थी, उंगलियों की हड्डियां निकली हुई, बिना मांसपेशियों की हड्डियां नहीं हिल सकती, वो हिल रही थी। ये सच है, ये रहस्य सही में है। अब लगता है मुझे इस बस से उतर जाना चाहिए। मैं फिर से खड़ा हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो कंडक्टर, वो जो दो काले चोले वाले थे ना, उनके पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ, उसकी नज़र मुझ पर ही थी। मैं जैसे ही उसके करीब गया, मैंने उससे सवाल किया, क्या मैं यहाँ उतर सकता हूँ? देखो मैं उतरना चाहता हूँ, मुझे सही महसूस नहीं हो रहा। उस कंडक्टर ने मुझे जवाब दिया, इस बस पर चढ़ा अपनी मर्जी से जाता है, उतरा हमारी मर्जी से जाता है। ड्राइवर साहब जहाँ उतरने को कहेंगे वहीं पर उतरा जा सकता है, उनकी मर्जी के बिना ये बस से कोई उतर नहीं सकता। मैं उससे बहस करना नहीं चाहता था, मैं बस वहां से उतरना चाहता था। उससे पहले मैं तस्वीर भी खींचना चाहता था। मैं कंडक्टर के पास ही था, जेब से मैंने वो छोटा वाला कैमरा निकाला और वो दो काले चोले वाले और वो भूत, उसकी 2-3 तस्वीरें बड़ी जल्दी जल्दी खींची मैंने। फ्लैश ऑन नहीं की थी, उन्हें कौन सा पता लगेगा। जल्दी से वो कैमरा मैंने जेब में डाला। मैं पिछली सीट पर जाकर दोबारा बैठ गया और आगे वाली वो बस की कई सारी तस्वीरें खींची मैंने, वो कंडक्टर की, वो ड्राइवर की भी। और उसके बाद मुझे लगा अब बस से मुझे उतर जाना चाहिए। ये रहस्य, इस पर मैं यकीन करता हूँ, अब भूतों पर भी यकीन करना होगा। देख लिए मैंने, अब ज़्यादा ही मेरी सोच बदल रही है, मुझे जल्दी उतरना चाहिए। वो कंडक्टर ने उतरने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन मुझे उतरना था, इसीलिए मैं जल्दी से वो खिड़की के पास गया। वो दरवाज़ा जो उसके आगे लगा हुआ, मैंने सोचा हुआ था बस काफ़ी धीमी चल रही है, दरवाज़ा खोलूंगा, जल्दी से उस बस से उतर जाऊंगा आराम से, उसके बाद भागना शुरू हो जाऊंगा, वो कौन सा मुझे पकड़ पाएंगे। मैं जैसे ही दरवाजे के पास, कंडक्टर खड़ा हो गया, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर मैं देखना चाहता था सही जगह कहाँ पर आती है, वहाँ मैं उतर पाऊँ। खिड़कियों से साफ लग रहा था, लालटेन बहुत धीमी धीमी आगे गुजर रही थी, रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, मैं उतर सकता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही वो जो हवा इतनी तेज़ मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी, आसपास से गुजरने वाले वो पेड़ और वो टहनियाँ जो मेरे चेहरे पर 2 बार टकराई, रफ्तार 200-300 से ज़्यादा लग रही, इतनी तेज़ हवा। मैं घबरा गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके मैं अपनी सीट पर बैठा। वो कंडक्टर भी मेरे पास आया और कहने लगा, ये गलती दोबारा मत करना, इस बस से नीचे छलांग लगाते ही तुम्हें सीधा मौत मिलेगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ड्राइवर साहब की इजाज़त के बिना इस बस से कोई नहीं उतर सकता, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहो और जो कहा जाता है वैसे करते रहो। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मुझे साफ पता था अब इस बस से उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं सही समय का इंतज़ार करने लगा। यह बस कहीं ना कहीं तो रुकेगी ज़रूर। यह बस एक जगह काफ़ी ज़्यादा धीमी होने लगी, वहाँ वो बस रुकी और मैंने ध्यान दिया, सामने से एक अजीब सा आदमी जिसका बड़ा सा सर था,
लेकिन गर्दन से जैसे कटी हुई नसें बाहर की तरफ लटकी हुई। धीरे धीरे चलता हुआ वो आ रहा था और मुझे लगा जल्दी से उसके पास से भाग जाऊंगा, यही भागने का मौका है, वरना शायद बचने का कोई मौका ना मिले। वो दरवाज़ा खुला था और मैं बाहर की तरफ जो भागा, मेरे भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो आदमी के करीब से गुजर गया। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी बड़ी भयानक लग रही थी। वो जला हुआ चेहरा था उसका। आगे जैसे बहुत ज़्यादा पेड़, ये जंगली सा इलाका लग रहा था। भागता भागता मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और मैंने उन पेड़ों के ऊपर कई जानवर देखे। ऐसे जानवर मैंने कभी नहीं देखे थे। ये बंदरों जैसे ही थे, लेकिन लगभग 15-15 फुट के ये बंदर अजीबो गरीब थे जो मुझे देखकर चिल्लाने लगे थे। मैं सच में वो बस से उतना ज़्यादा नहीं डरा था जितना उन जानवरों से डरा। भूत प्रेत इस पर यकीन नहीं करता था, अभी अभी यकीन हुआ है, लेकिन जानवर आपको मार सकते हैं ये मैं हमेशा से सबको सिखाया करता था। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, भूत हो या ना हो, जानवर ज़रूर होंगे, वो आपको मार सकते हैं। अंधेरे में इंसान कमज़ोर हो जाते हैं। वो बंदरों का झुंड देखते ही मैं पीछे भागने लगा। मुझे लगा वो मुझे पकड़ लेंगे। वो झपट्टा मार रहे थे, उनके बड़े बड़े हाथ वो एक बार पकड़ लेते ना, नोच डालते। उन्होंने पेड़ों की जो धज्जियाँ उड़ाई मेरे पीछे भागते हुए, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वो बस हल्की हल्की चलने लगी थी और छलांग लगाकर मैं वो दरवाजे के सीधा अंदर, और वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, लेकिन वो बंदर ऐसे डर कर उस बस से भागे, ऐसे डर कर उस बस से भागे कि जैसे उन्होंने मौत को देख लिया हो। पीछे की तरफ वो भाग निकले थे और मैं घबराया हुआ अपनी सीट पर बैठा कांपे जा रहा था। वो कंडक्टर जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, तुम खुश नसीब हो जो वापस आने का मौका मिल गया। अगर तुम बाहर रहते पक्का ही मारे जाते। मैंने तुम्हें कहा है सही समय का इंतज़ार करो, हो सकता है तुम्हें बचने का मौका मिले। अगर ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो पक्का ही मारे जाओगे। मैं रोने लगा था। मेरे आगे वाली सीट पर वो आदमी बैठा था जो अभी अभी इस बस पर चढ़ा था। मुझे उससे भी डर लग रहा, सबसे डर लग रहा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ ये जो भी लोग हैं ये साधारण लोग तो नहीं लगते। बाहर जो जंगल था वो साधारण जंगल नहीं था, और ऐसे बंदर जिंदगी में कभी नहीं देखे। पढ़ा लिखा हूँ मैं, ऐसे बंदर मौजूद ही नहीं। ये कैसी जगह पर जा रही है बस। अब तो मैं बस इंतज़ार ही कर सकता था, तो मैं चुपचाप बैठा ही रहा। वो बस एक और ऐसी जगह पर रुकी थी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। बस ज़रूर रुकी हुई, दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ, लेकिन कोई भी उस बस के अंदर नहीं आ रहा था। अचानक पूरी बस हिलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे बस के ऊपर कोई चढ़ गया हो। छत पर कदमों की वो आवाज़ धीरे धीरे जहाँ पर मैं बैठा हुआ था ना, उसके ऊपर आने लगी थी। मैं अकेला था जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ। आगे वो हड्डियों का कंकाल भी अब तक पूरी तरह से सन्न हो चुका था। वो काले चोले वाले, उन्होंने उसे जैसे जकड़ रखा था, और मुझसे आगे बैठा वो भी जिंदा थोड़ी ना था, इसीलिए उसने भी कोई हरकत नहीं की। लेकिन मेरी सांस रुकी जा रही थी। अचानक मैंने आसपास के पेड़ों पर देखे अजीब से जानवर। ये भेड़िए और तेंदुए के मिश्रण से बने हुए ऐसे बड़े बड़े जीव लग रहे थे, जिनके बड़े बड़े पंजे और ये बस के ऊपर नाखून मुझे छत फाड़कर नीचे आते हुए साफ नजर आ रहे। ठक ठक की आवाज़ करते हुए वो कई थे जो इस बस पर चढ़ चुके थे, लेकिन मुझे खौफ सबसे ज़्यादा इस चीज़ का था, यह दरवाज़ा तो खुला है, यह दरवाज़ा तो खुला है, मैं तो जिंदा हूँ ना, यहाँ और कोई जिंदा नहीं लगता। धीरे धीरे पूरी बस बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी, लेकिन वो कंडक्टर जैसे ही पीछे वाले दरवाजे के पास आया, बाहर एक पैर रखकर कहने लगा, जल्दी करो। ये उसने कहा था, और जैसे ऊपर से छलांगे लगाकर वो जानवर दूर दूर भागने लगे थे। और एक आदमी, वो आदमी जिसके 3 सर थे, 3 सर, एक दाईं तरफ देखता हुआ, एक बाईं तरफ और एक आगे की तरफ देखता हुआ, उसने छलांग लगाकर जैसे एक पेड़ से वो जीव को पकड़ा
जल्दी से उसकी गर्दन पर काटकर उसके 2 हिस्से कर दिए और एक तरफ फेंक कर उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ वो बस के अंदर आया। मेरे आगे वाली सीट पर वो मुर्दे के साथ बैठ चुका था। कैसी बस है, अजीब अजीब लोगों से भरी हुई। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं चलकर बिना उनसे नजरें मिलाए सीधा कंडक्टर के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे बताओ इससे बाहर निकले कैसे? मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं इस बस पर चढ़ा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। क्या मुझे उतार दोगे? अचानक वो जो ड्राइवर था ना, वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैं उसके वो काले चोले के अंदर वाला वो चेहरा देख सकता था। इतना भयानक चेहरा, इतना भयानक चेहरा। मेरा जो मांस था ना, जैसे अपने आप खींचने लगा था। उसका भयानक चेहरा चुंबक जैसा था जो मेरे मांस को खींच रहा था। मैंने नाक के पास से अपने मांस को फटकर उसके चेहरे पर चिपकते हुए देखा। वो मांस को खींच सकता था। मैं जल्दी से पीछे हटा तो मुझे कंडक्टर ने कहा, ड्राइवर साहब को गुस्सा मत दिलाओ, चले जाओ अपनी सीट पर, ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं भागकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे चेहरे पर कई जगह दरारें आ गई थी। ज्यादा देर मैं उस ड्राइवर के पास खड़ा रहता ना, जैसे मेरा मांस फटकर अपने आप उससे चिपक जाता। कैसा मांस वाला चुंबक उसने चेहरे पर लगा रखा था। वो भयानक चेहरा मेरी आंखों से दूर जा ही नहीं रहा था। मुझे जैसे कलर से सब कुछ समय के लिए ब्लैक एंड व्हाइट दिखता रहा। उसने जैसे मेरे शरीर पर असर डाला था। अब मैं दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। इससे ज्यादा भयानक चेहरा शायद ही अपनी जिंदगी में कभी देखूं। फिल्मों में जो भूत दिखाए जाते हैं वो तो जैसे नकली मेकअप सा होता है। असली देखा था मैंने, एक असली ऐसा भयानक चेहरा जो बयां ही नहीं कर सकता। मैं इंतजार करता ही रहा। वो बस कई जगह रुक रही थी। वहां से कुछ अजीबोगरीब जीव चढ़ रहे थे। मैंने पूंछ वाली मछलियां देखी, लेकिन उनका सर बिल्कुल इंसानी था। मैंने उड़ने वाले पंछी देखे, लेकिन उनका धड़ जानवर जैसा था। मैंने उड़ने वाले पत्ते देखे, पत्तों के आंखें निकली हुई थी। और इस बस पर चढ़ने वाले डरावने से डरावने जानवर, भूत, पिशाच, क्या क्या नाम दूं उन्हें। उनके तो नाम भी बताए नहीं जाते जिन्हें मैंने देखा था। रूह तक कांप जाएगी लोगों की अगर वो तस्वीरें लोगों के सामने आ जाएं जो मैं एक एक करके छिप छिप के खींचे जा रहा था। उसके बाद मुझे लगा मैं यहाँ कैदी हो जाऊंगा। ये बस कहीं भूतिया जगह जा रही है, बचने का कोई मौका नहीं है। मुझे किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। बाहर तो फिर भी कोई मौका होगा, अंदर तो इनके साथ मैं मारा जाऊंगा। मैं जल्दी से उस कंडक्टर के पास गया और उसे कहने लगा, देखो मुझे उतरना है, देखो मुझे उतरना है, वरना मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। वो कहने लगा, कोई बेवकूफ़ी मत करना, बहुत नज़दीक आ गए हैं, तुम्हें बचने का मौका जल्द ही मिलेगा, बिल्कुल सही समय पर हैं, बस कुछ इंतज़ार करो। मैंने कहा, नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करने वाला। उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। कौन हो तुम? जो भी हो, ये भूतों प्रेतों के बीच मैं किसी पर भरोसा नहीं करने वाला। उतारो मुझे, यहाँ पर उतारो। मैं अपनी मर्जी से चढ़ा था, अपनी मर्जी से ही उतरूंगा। मुझे उतारो, वरना ये मैं गोली मार दूंगा। मैं गोली मारूंगा, यहाँ सबको गोली मार दूंगा। देखो मुझे डर लग रहा है, मेरे पास गोलियां बहुत ज़्यादा हैं। मुझे उतारो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं उसे धमकी दे रहा था और उस बस से सभी खड़े हो गए। सभी मुझे घूरने लगे थे। वो काले चोले वाले, वो दो भी खड़े हो गए और मैं डरने लगा था। मैं जल्दी से गोली चलाने लगा। मुझे लगा एक के गोली लगेगी, सब डरेंगे। हो सकता है इन भूतों को भी गोली से कुछ हो। लेकिन सबसे पहली गोली जो मैंने कंडक्टर की छाती पर मारी थी, उसने नीचे की तरफ सर किया, ऊपर की तरफ मुंह किया और कहने लगा, बेवकूफ़ी मत करो, बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने दोबारा उस पर गोली मारी, उसे धक्का दिया और उसके बाद पीछे से खड़े हो गए
वो अजीब से जीव, वो अजीब से जानवर, मैंने उन पर भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसके बाद अगली मैगजीन भी मैंने उनके ऊपर चला डाली, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। गोलियों से वो छलनी हो गए थे, लेकिन न खून की एक बूंद गिरी। सब लाशें थी, लाशें। वो मेरी तरफ बढ़ते आ रहे, लेकिन वो कंडक्टर बीच में आ गया। वो उस कंडक्टर को नोचे जा रहे थे, उसके शरीर को खींचे जा रहे। वो काले चूल्हे के अंदर भी नाखूनों को गड़ाए जा रहे, लेकिन वो कह रहा था, जल्दी से उतरने को तैयार हो जाओ, तुम्हारी मंजिल आने वाली है, तुम्हारी मंजिल आने वाली है, जल्दी उतरने को तैयार हो जाना। जब बस रुके छलांग लगा देना और इस बस से दूर भाग जाना। मैं समझ नहीं पा रहा था, वो मुझे बचाना चाहता था। अब मुझे ऐसा लग रहा सच में वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन क्यों? बाकी मुझे मारना चाहते हैं, क्यों? बस मैंने गोलियां तो उस पर भी चलाई हैं, ऐसा ना हो वो गुस्से में मुझे नुकसान पहुंचाए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बस धीमी होती जा रही थी। मैं बचना चाहता था, लेकिन उस कंडक्टर को खींचते हुए, नीचे दबाते हुए वो भीड़ आगे बढ़ने वाली थी। मैं जल्दी से उस बस से नीचे उतर गया। जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा, वो बस चलने लगी। कोई भी आदमी, कोई भी जीव, कोई भी लाश बस से नीचे उतर नहीं पा रही थी। कोई भी बस से नीचे उतर नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर वो अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मुझे लगा था मैं गया, क्योंकि मैं नीचे गिरा हुआ। वो उतरकर मुझे पकड़ सकते थे, लेकिन बस से कोई नहीं उतरा। कंडक्टर अब भी वो दरवाजे पर ही था। मैं उसका शुक्रगुजार था, वो मुझे सही जगह उतार चुका था। ये वही गांव था, वही गांव जहां पर मैंने 1:30 बजे वो 13 नंबर वाली बस पकड़ी थी, जिसमें अभी अभी मैं था। अभी अभी मैं उतर गया। उसका शुक्रगुजार था। मैंने अपने सर पर हाथ लगाकर उसे जैसे सल्यूट ही किया था, क्योंकि बोलने की हालत में नहीं था। बस चल पड़ी और एक पल के लिए उसने वो काला चोला अपने सर से हटाया। चेहरे पर वो कपड़ा, वो मास्क जो लगाया था, उसे जरा सा नीचे किया उसने। पिताजी, 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 जिनकी लाश को अपने हाथ से जलाया था मैंने, वो अस्थियों को मैंने गंगा जी में विसर्जित किया था अपने हाथों से। मैंने सामने अपने पिता को उस बस पर देखा था। वो कंडक्टर, वो मेरे पिता ही थे। मैं जल्दी जल्दी बस के पीछे भागा था। पिताजी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वहां मेरे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां से चली गई और उन्होंने बस यही कहा था, दोबारा यहां मत आना, दोबारा बचने का मौका नहीं मिलेगा। तुम एक बार बचे हो, शायद दोबारा ना बचो। ये कहकर वो बस से जा चुके थे। मैं वहां बहुत समय रुका रहा। 1 घंटे जमीन पर बैठकर मैं रोता रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शोक मनाऊं कि मैं इतनी बुरी रात बिताकर आया हूं या खुश हो जाऊं। पिता से मिलने का एक मौका मिला जो जिंदा नहीं है। वो बातें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी, जैसे हर चीज को मैं सच मानने लगा था। कुछ चीजें होती हैं जिनके सबूत नहीं होते, लेकिन वो सच होती हैं, मानने लगा था। 1 घंटे में मैं ये भी जान गया, शायद दोबारा मैं अपने पिता को देख ना पाऊं। उनकी भी कोई मजबूरी होगी। शायद मरने के बाद वो उस बस पर कंडक्टर बन गए। ये क्या चीज थी वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वहां से दूर जाना ही मेरे लिए सही था। वो तस्वीरों के साथ उस गांव को अगली सुबह मैंने छोड़ दिया था। वहां मैं बस वो यादें लेकर आया था, लेकिन कैमरे में एक भी तस्वीर साफ नहीं। जो तस्वीरें मैंने बस के अंदर ली वो पूरी तरह से धुंधली और काले रंग की थी, जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। एक भी सबूत मेरे पास नहीं था। जब मैं कॉलेज पहुंचा था, वो स्टूडेंट्स कह रहे आप वहां पर पहुंचे थे, क्या उसे गलत साबित कर पाए? मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं उसे सच मानता हूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स, टीचर हैरान थे। मैं जो बहस करके खुद को सही साबित कर दिया करता था, बिना सबूतों के कुछ सच माना नहीं करता था। मेरे पास उनको दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं थे, लेकिन मैं उसे सच मान रहा था। सच होते हैं भूत, मैंने अपनी आंखों से देखे। मैंने अपनी आपीती उन्हें बताई थी और उनका सवाल भी यही था, क्या आप दोबारा वहां जाएंगे? क्योंकि अगर आपने उस बस पर अपने पिता को देखा था, हो सकता है आपको पिता को मिलने का एक
और मौका मिले। लेकिन मैं उनसे यही कह रहा था, जो जा ही चुका है उसे दोबारा मिलने की आखिर जिद क्यों करनी। मौत तो एक न एक दिन मुझे भी आएगी, तब वो राज शायद मैं भी जान जाऊंगा। उससे पहले ऐसा खतरा मोल लेना सही नहीं होगा। वो बस को लेकर, उसके रहस्य को लेकर कई सवाल हैं मेरे मन में। हमेशा हर राज, हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। बस आज के बाद से मेरा मन ही नहीं करता।